नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। हमारे खास कार्यक्रम कोरोना से जंग जीतेंगे हम में आप सभी का स्वागत है। आज इस खास कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की। कोरोना संक्रमण को लेकर कभी देश के टॉप 10 जिलों में शामिल दुर्ग ने कैसे कोरोना को मात दी, शिकस्त दी और कैसे कोरोना संक्रमण दर घटकर 1% तक पहुंच गई। कोरोना के खिलाफ दुर्ग ने किस तरह आम लोगों के सहयोग से यह विजय हासिल की, इस मुद्दे पर, तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे दुर्ग के कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे के साथ, जो मुस्तैदी से आज भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। डॉक्टर सर्वेश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और क्या वो दुर्ग मॉडल है जिसे अपनाकर आज कोरोना पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि आपने विजय प्राप्त कर ली है? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। और मैं बताना चाहूँगा कि दुर्ग एक पूरे भारतवर्ष का और छत्तीसगढ़ का भी एक मध्यवर्ती ज़िला है जी। और यहाँ से बड़ी मात्रा में आवागमन और इंडस्ट्रियल टाउन भी है। आप सभी लोग जानते हैं भिलाई स्टील प्लांट, और इसके अलावा बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया भी दुर्ग जिले में है जी। जिसके वजह से जब शुरुआत में कोरोना का जो सेकेंड वेव जिसको हम कहते हैं वो आया, तो उसके सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा केस पाए गए। और एक समय जब हमारे पास केवल 25-30 इस प्रकार से प्रतिदिन केसेस आते थे, उस आंकड़े को 7 दिन के अंदर ही हम लोग 1000 तक पहुँचे। और एक समय ऐसा है कि जब तक 2200-2300 केसेस प्रतिदिन आने लगे थे। परंतु पूरी टीम और पूरा जो प्रशासन है और इस यहाँ के जब जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के जो जनता है, सबने मिलकर एक ध्येय के साथ हम लोगों ने कार्य किया, जिसके वजह से अभी हमारा जो संक्रमण दर है काफ़ी कम हो चुका है। और अभी जो केसेस की संख्या है वो लगभग 70-80 के करीब आ चुकी है। तो ये पूरा 2 महीने ये पूरा घटनाक्रम चला है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने शुरुआत के दिनों में नाइट कर्फ्यू से स्टार्ट किया था। फिर केसेस की संख्या कम नहीं हो रही थी, तो हम लोगों ने फिर उसके पश्चात लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया। पूरे प्रदेश में दुर्ग ने सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था। और फिर उसके पश्चात ऑक्सीजन बेड्स की व्यवस्था हो, एक्स्ट्रा स्टाफ की व्यवस्था हो, या फिर जो आवश्यक दवाई है उसकी व्यवस्था हो, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से पूरे ज़िले में काम हुआ, जिसके वजह से आज जो केसेस की संख्या है इसमें काफ़ी कमी है। बिल्कुल सर, ये आपसे समझना चाहेंगे कि पहली लहर की अगर बात करें और दूसरी लहर की बात करें तो कितना बड़ा अंतर था और कितनी बड़ी चुनौती इस बार दूसरी लहर में आपके सामने आई? जब पिछले साल जुलाई और अगस्त और सितंबर में जो हमारा अधिकतम जो केसेस प्रतिदिन आ रहे थे वो 400-450 तक अधिकतम केसेस पिछले लहर में आए थे जी। और उससे 4 गुना या उससे 5 गुना केसेस इस लहर में आए हैं। तो लगभग 500 से हमारा जो जंप हुआ वो लगभग 2500 के करीब था। और इस पिछले जो फर्स्ट वेव थी उसमें बहुत सारे लोग असिम्प्टोमेटिक थे, बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की भी आवश्यकता नहीं थी, ऑक्सीजन की भी बहुत कम लोगों को आवश्यकता पड़ती थी। और इसके अलावा जो मॉर्टेलिटी थी, क्योंकि संख्या भी कम थी, इसकी वजह से जो मॉर्टेलिटी थी वो भी कम थी। परंतु जो दूसरी लहर में सबसे पहले तो बहुत कम समय में लोगों की स्थिति या हालात बिगड़ रही थी जी। इसके अलावा बड़ी संख्या में केसेस आ रहे थे, जो मुख्य रूप से इवन ये यंग एज ग्रुप 20 साल से लेके 40 साल के एज ग्रुप को मुख्य रूप से इस लहर में प्रभावशील, उन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव इसका देखने को मिला। बिल्कुल। और जितने भी लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट थी, उन सब लोगों को इन्वेरिएबली ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ी। और इवन ऑक्सीजन में भी, जैसे आप जानते हैं कि ऑक्सीजन में भी लो प्रेशर ऑक्सीजन, हाई प्रेशर ऑक्सीजन, और इवन इसके ऊपर हम लोग जब NIV या फिर वेंटिलेटर पर जाते हैं तो उस प्रकार की केसेस की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा थी। सर, यही चीज़ समझना चाहूँगा कि वहाँ पर लोगों को ये यकीन कैसे दिलवाया गया कि उनके अंदर जो सर्दी खांसी या ज़ुकाम है या फिर उनको जो फीवर हो रहा है ये कोरोना के सिम्टम, क्योंकि शुरुआत में तो ये भी मुश्किल आई होगी आपके सामने कि लोग मान ही नहीं रहे होंगे कि उनको कोरोना हुआ। जैसे
प्रथम लहर के समाप्त होने के पश्चात हम लोगों ने एक चीज़ को सुनिश्चित किया था जी कि जो हमारी टेस्टिंग्स है, जो चाहे वो RT-PCR के माध्यम से हो या ट्रूनाट की टेस्टिंग हो या फिर रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से जो टेस्टिंग हो रही है, हम लोगों ने कभी भी इस टेस्टिंग की संख्या में गिरावट नहीं होने दी। निरंतर रूप से इस जिले में टेस्टिंग जारी थी। जब इसके असर पूरे भारत देश में दिखने लगे तब दुर्ग जिला भी छूटा नहीं था, दुर्ग जिले में भी इसके असर दिखने लगे जी। तो सबसे बड़ी पहले हम लोगों ने तो एक स्ट्रांग कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सबसे अगर पूरे डिजास्टर या फिर क्राइसिस मैनेजमेंट सबसे में सेंट्रल अगर कोई पोजीशन है तो वो है कंट्रोल रूम की, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में केवल गवर्नमेंट ही एक लोगों के पास एक ऑर्गेनाइज होप रहती है, तो लोग पैनिक हो जाते हैं और ऐसे स्थिति में तत्काल उनको किसी न किसी को अप्रोच करते हैं। हर व्यक्ति को, कलेक्टर को या फिर CMHO को या फिर SDMs को अप्रोच करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए था कि हम लोग एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाएं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सभी जिलों को निर्देश दिए थे, तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बनाया था। और इवन प्रति मिनट हम लोग जब हम काउंट करते थे, एक एक दिन में 2-2 हज़ार कॉल्स उस समय हमारे सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम में आते थे जी। हम लोगों का प्राइमरी फोकस यही था कि जितने भी कंट्रोल और डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं हम लोग सभी कॉल्स को अटेंड करें। पूरे प्रशासनिक मशीनरी को हम लोगों ने इसी कोरोना के कार्य में लगा दिया था जी। क्योंकि ऐसा एक समय था कि उस समय ऐसे इस किसी भी प्रकार के लक्षण है तो तत्काल लोगों को मोबिलाइज करना और तत्काल इस चीज़ को उन जो ऐसे लोग प्रभावित हैं उन लोगों के द्वारा कोरोना का टेस्टिंग किया जाना, ये सबसे महत्वपूर्ण था। तो हमने ये कोशिश की कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध कराएं। तो हम लोगों ने जो हमारे ज़िले में जो फीवर क्लिनिक्स थे और जो टेस्टिंग के सेंटर्स थे उनकी संख्या में हमने काफ़ी वृद्धि की। इसके अलावा जो मोबाइल यूनिट्स है, जहाँ जिन बस्तियाँ या फिर जो कॉलोनी है, क्योंकि दुर्ग एक बड़ा अर्बन पॉपुलेशन का जिला है, तो ऐसे टाउनशिप्स है, ऐसी कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पे हम लोगों ने डोर टू डोर एज इन हम लोग कॉलोनी के परिसर में हम लोगों ने सेवाएं स्टार्ट की, ताकि क्योंकि जब हम लोगों ने ये शुरुआत में जो ट्रेंड था कि ये ग्रामीण एरिया में तो इतने केसेस थे ही नहीं, इवन शहरी क्षेत्र में भी जो मैक्सिमम केसेस थे वो सघन जो संपन्न बस्तियां हैं उस जो संपन्न एरिया है उस एरिया में सबसे ज़्यादा केसेस थे। तो हम लोगों ने ये कोशिश किया कि इन कॉलोनीज में हम लोग हमारे मोबाइल व्हीकल्स पहुंचवाएं ताकि लोग वहाँ पे आके तुरंत टेस्टिंग करें, और जो रैपिड जो टेस्ट है उसके रिजल्ट्स तो तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं। थोड़ा सा हमें दिक्कत इसमें हुआ कि जो RT-PCR के टेस्ट के जो रिजल्ट्स है उसको आने में थोड़ा विलंब हुआ, परंतु उस पीरियड में अगर किसी ने टेस्टिंग कर लिया है तो उस पीरियड में हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया कि उस व्यक्ति को हम लोग घर के अन्य परिवार के या फिर अन्य सदस्यों से दूर रखें और उसको तत्काल आइसोलेट कराएं। इसके लिए बड़ी मात्रा में हम लोगों ने IC सर्विसेज स्टार्ट की। तो ये सब आइडेंटिफिकेशन और अर्ली आइडेंटिफिकेशन और उनका टेस्टिंग, ये सबसे पहले फोकस हम लोगों ने इसमें रखा है सर। टेस्टिंग और अगर हम लोग आगे की बात करें तो इसमें भी जैसे इस ये जो सेकंड वेव था इसमें ये भी पाया गया था कि बहुत सारे लोग हैं कि वो उनका चाहे वो RT-PCR भी निगेटिव आ जाता था या फिर जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है उसमें भी बहुत सारे लोगों का निगेटिव आता था, परंतु उनको कोरोना टाइप के सिम्टम्स रहते थे। और CT स्कैन अगर अब जो हम लोग देखते थे तो उनको भी कोरोना टाइप के सिम्टम्स दिखते थे। तो हम लोगों ने जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसके व्यतिरिक्त, कोविड अस्पताल के व्यतिरिक्त हम लोगों ने लगभग 300 बेड्स आइसोलेशन बेड्स तैयार किए थे, जिसमें हम लोगों ने सेंट्रलाइज ऑक्सीजन का सप्लाई प्रोवाइड किया था, ताकि ऐसे लोग जिनका टेस्ट का रिपोर्ट निगेटिव हो फिर भी उनको ऑक्सीजन की सुविधा हम लोग दे पाए। बिल्कुल सर, मेरा सवाल भी यही ऑक्सीजन को लेकर ही था कि जब शुरुआती दौर रहा होगा तो उस वक्त क्या ऑक्सीजन की किल्लत वहाँ पर भी रही, ऑक्सीजन को लेकर क्या वहाँ भी मारामारी रही, या ये परेशानी आपने पहले दिन से हल करनी शुरू कर दी थी? नहीं, इसमें हम लोगों ने शुरुआत से ही इस सिचुएशन को प्लानिंग कर लिया था। और दुर्ग भिलाई एक ऐसा जिला है जहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रोडक्शन है वो पूरे सेंट्रल इंडिया का सेंटर है, तो यहाँ पे बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। पर हम लोगों ने इसमें यही फोकस रखा कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन तो होगा लेकिन सिलेंडर्स, क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए हमें सिलेंडर्स की आवश्यकता है, तो इसमें
माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे, तो हम लोगों ने उसके अनुरूप तो आवश्यक संख्या में सिलेंडर्स की व्यवस्था की। इसके अलावा हम लोगों ने सिलेंडर्स की ट्रॉलियाँ बनाई हैं जी। लगभग 20 ट्रॉली हम लोगों ने पूरे हमारे जो अलग अलग अस्पताल हैं उनके लिए 20 ट्रॉलीज सिलेंडर की बनाई थी। और ऑक्सीजन सिलेंडर के माध्यम से सिलेंडर ऑक्सीजन देने के बजाय हम लोग सेंट्रलाइज ऑक्सीजन लाइन के माध्यम से और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के माध्यम से ऑक्सीजन देने में ज़्यादा फोकस किए थे, जिसके वजह से हम लोग जो ऑक्सीजन का इशू है इस ज़िले में नहीं आया। बिल्कुल सर, देखिए देश के टॉप 10 ज़िलों में ही आता था जहां पर बहुत ज़्यादा संक्रमण के केस थे और उसमें अब 1% भी नहीं रह गए केसेस। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब आपकी सफलता मानी जाएगी और आपकी कोशिशें किस तरीके से रंग ला रही हैं ये पूरा देश देख रहा है। सर एक चीज़ ये समझना चाहेंगे कि वहाँ पर जो सामाजिक संगठन हैं जो काम करते हैं उन्होंने किस तरीके से मदद की और वहाँ के जो लोकल नेता अगर कह लें या फिर प्रधान कह लें उन लोगों ने किस तरीके से प्रशासन की मदद की। सबसे पहले तो ये पूरा जो एफर्ट है पूरे ये केवल किसी व्यक्ति का अकेले का नहीं है, ये पूरा सार्वजनिक ये सामूहिक एफर्ट्स है। बेसिकली अब सभी के ये कंबाइंड और टीम एफर्ट है, जिसके वजह से ही ज़िले में अभी केसेस की संख्या कम है। अगर हम लोग जब जैसे मैंने कहा कि दुर्ग में सबसे पहले लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन की जब हम लोग बात किए तो उसके लिए हम लोगों ने सभी व्यापारी संगठन से बात की, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनकी भी आजीविका प्रभावित होती है। और मैं इस बात की खुशी जाहिर करता हूँ कि उनके द्वारा हमारे लॉकडाउन का पूर्ण रूप से समर्थन किया गया और उनके द्वारा भी कहा गया कि अभी आज के तारीख में जो ज़रूरत है उसके हिसाब से प्रशासन निर्णय लेने में स्वतंत्र है। और उसी वजह से मेरा ये मानना है कि एक बहुत बड़ा सफलता जिले को मिला है। लॉकडाउन के दरमियान लोगों को फूड पैकेट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि ये ऐसा समय था जिसमें लोगों को हमें तत्काल मोबिलाइज भी करना था, चाहे वो टेस्टिंग सेंटर में लाना हो, चाहे उनको हम लोग को अस्पतालों में शिफ्ट करना हो। इसके लिए प्रशासन के पास जितने एम्बुलेंसेस थी, इसके अलावा बहुत सारे एम्बुलेंसेस हमें सामाजिक संगठनों से भी प्राप्त हुआ जी। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर ट्विटर के माध्यम से ऐसे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स बने जो लोगों को मोबिलाइज करते थे, जो लोगों को बेड्स अवेलेबल कराते थे। जब जैसे तो इवन लॉकडाउन के समय में लोगों को फूड पैकेट्स देना, अगर हम लोग वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, क्योंकि उस समय 45+ सभी लोगों को वैक्सीनेशन करना था जी। तो उसमें भी लगभग 88% दुर्ग के पॉपुलेशन को हम लोगों ने कवर किया है और उसमें भी सामाजिक संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण अहम रोल रहा है। बिल्कुल सर। और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जी बोलिए। नहीं सर, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर आता हूँ मैं अपने सवाल पे। इसमें जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग जो पॉजिटिव हो जाते थे, उसमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भेजने की आवश्यकता पड़ती थी और कुछ लोगों को हम लोग होम आइसोलेशन में रखते थे। इवन होम आइसोलेशन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो लगभग 75,000 कोरोना के पॉजिटिव केसेस जिले ने होम आइसोलेशन के माध्यम से ट्रीट किए हैं। हर व्यक्ति को होम आइसोलेशन के माध्यम से 2-2 बार कॉल जाते थे, 2 या फिर 3 बार कॉल जाते थे। और इसके अलावा उनमें से भी हम लोगों ने बहुत सारे कैटेगरी की थी। कुछ ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं परंतु उनको ज़्यादा अटेंशन की आवश्यकता है, उनको ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता है। ऐसे लोगों के लिए हम लोग एक पृथक से सेल गठन किया था, ताकि ऐसे लोग जो होम आइसोलेशन में हैं और उनको ज़्यादा केयर की आवश्यकता है, उनको हम लोग ज़्यादा इंडिविजुअलाइज केयर दे सकें। तो इसमें फोकस था। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये थी कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, जो घर में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर ऐसी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है, अगर इन लोगों को हमें अस्पतालों में शिफ्ट करना पड़ता है, तो ये व्यवस्था बनाई कि मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर हम लोग इनको हमारे कोविड हॉस्पिटल या फिर कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर पाए। तो इसके लिए डेडिकेटेड कंट्रोल रूम, डेडिकेटेड एम्बुलेंसेस, लगभग 25 एम्बुलेंसेस हमारे केवल शहर में ऐसे लोगों को ट्रांसफर करने के लिए लगी थी। बिल्कुल सर, वैक्सीनेशन को लेकर अब किस तरीके से वहाँ पर काम किया जा रहा है? और एक सवाल ये भी कि वैक्सीनेशन को लेकर बहुत से क्षेत्रों में, बहुत से इलाकों में
आज भी अफवाहें हैं, र्यूमर्स हैं, और इसकी वजह से वैक्सीन लगवाने से लोग कतरा भी रहे हैं, बहुत से लोग डर भी रहे हैं, तो उनकी काउंसलिंग कैसे की गई? जैसे आपको पता है कि वैक्सीनेशन में मुख्य रूप से दो कैटेगरीज है, दो ग्रुप्स है जी। एक ऐसा ग्रुप है जो 45 यानी 45 और उसके उम्र की जो पॉपुलेशन है, और उसके जो 18 से 44 साल का एक पॉपुलेशन। तो अभी जिले में लगभग जो 45 से ऊपर आयु का जो ग्रुप है, उनको हम लोगों ने अगर दुर्ग जिले का वैक्सीनेशन का कवरेज अगर हम लोग देखेंगे तो वो 88% है, यानी 88% लोगों ने इस वैक्सीनेशन लगा लिया है। तो एक काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कुछ लोगों को वैक्सीनेशन को लेके कुछ भ्रांतियाँ कुछ लोगों में हैं, और उसको मैंने जब हम लोग फील्ड पे काम करते थे तो ऐसे बहुत सारी दिक्कतें आई भी थी। तो इसमें यह दिक्कतें मूल रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ही थी। शहरी क्षेत्र में तो हम लोगों ने लोगों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से इनको वैक्सीनेशन सेंटर तक मोबिलाइज किए थे, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों को फिर जो हमारे ग्राम पंचायत में जो मुख्य प्रधान रहते हैं, जो ग्राम पंचायत के सरपंच रहते हैं, जो ग्राम पंचायत के सचिव हैं, उनके माध्यम से हम लोगों ने एक जन जागरण का मुहिम पूरे जिले में छेड़ा था। इवन आज के तारीख में ये जो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से हम लोगों ने लोगों को जानकारी मिले, कुछ वीडियोस भी बनाए गए, और जो राज्य शासन द्वारा जो प्रचार प्रसार का मटेरियल दिया गया था उसको भी हम लोगों ने डिसेमिनेट किए। ग्रामीण स्तर पे युवा, क्योंकि गांव में बहुत सारे युवा मंडल्स है, तो उन युवाओं को भी हम लोगों ने टैप किया, उनके माध्यम से जो वैक्सीनेशन के जागरूकता का काम हुआ, और वही एक कारण है जिसकी वजह से आज 88% से भी ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन 45+ एज ग्रुप में लगा है। बिल्कुल सर, कोरोना के साथ साथ एक बड़ा चैलेंज इस वक्त ब्लैक फंगस थी, उसको लेकर क्या तैयारियां की जा रही हैं, और उनके जो पेशेंट हैं उनके लिए किस तरीके से वार्ड बनाए जा रहे हैं, या फिर किस तरीके से व्यवस्था अस्पताल में की जा रही है? पूरे हमारे जिले में, क्योंकि लगभग 2000 पेशेंट्स को हम लोग एक साथ ट्रीट कर सकते थे, ऐसी व्यवस्था पूरे जिले में थी जी। और उसके पश्चात जब ये कोरोना के केसेस कम होने लगे, तब उस समय ब्लैक फंगस के केसेस के बारे में जानकारी प्राप्त होने लगी। तो लगभग ऐसे पूरे जिले में लगभग 16 केसेस अभी तक मिले हैं जी। इसकी व्यवस्था के लिए हम लोगों ने पृथक से बेड्स चिन्हांकित किए हैं, और उनके लिए जो दवाई, एक विशेष रूप से दवाई लगती है, उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने अभी, क्योंकि हमें वो शासन से सप्लाई हुआ है जी, उसके माध्यम से की है। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको भी, क्योंकि जो मेडिसिन है वो बहुत शॉर्ट इन सप्लाई है, तो प्राइवेट अस्पतालों को हम लोग हमारे माध्यम से ही वो दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि उस दवाई का कंट्रोल हम लोग कर सकें। बिल्कुल, ताकि मिसयूज़ ना हो और दवाएं इधर से उधर ना हो, क्योंकि इस वक्त दवाइयों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर, ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर किस तरीके से दवाइयों के पैकेट्स भिजवाए गए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली क्या रही, और जो कंटेनमेंट जोन करीब 100 से ज़्यादा वहाँ पर बनाए गए, उनमें किस तरीके से व्यवस्था की गई थी, ताकि किसी को खान पान की दिक्कत ना हो, और किसी को अगर दिक्कत है तो उसकी काउंसलिंग घर बैठे ही हो जाए, उनके लिए क्या किसी तरीके से कॉल सेंटर्स की व्यवस्था की गई थी? सबसे पहले तो ग्रामीण क्षेत्र में, जैसे आपने कहा जी, कि तो इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष मुहिम सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए थे, उसी दिशा में दुर्ग जिले ने भी काम किया है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से और जो मितानिन है, जो आशा वर्कर्स है, उनके माध्यम से ग्रामीण एरिया में और इवन शहरी एरिया में कंटेनमेंट जोन्स में सर्वे किया गया जी। और सर्वे करने के पश्चात ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया गया जिनको फीवर या फिर इनको कफ है या फिर कोरोना लाइक सिम्टम्स है, ऐसे सभी लोगों को चिन्हांकन किया गया। और इसके अलावा ऐसे लोग जो किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हैं, जिनको हम लोग प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं, ऐसे सभी लोगों का चिन्हांकन किया गया। और ऐसा लोगों का चिन्हांकन करके उनको मेडिसिन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मेडिसिन जो किट है,
उसको प्रोफाइलैक्सिस किट या फिर ट्रीटमेंट किट डिस्ट्रीब्यूट किया गया और जिसका बहुत अच्छा असर पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हुआ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के दिनांक में हमारे पास जो दुर्ग जिले में 385 ग्राम है और उसमें से 377 गांव में एक भी कोरोना का केस आज के तारीख में नहीं है। तो इसका मुख्य जो कारण है वो जो मेडिसिन किट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो है। और इसमें ये भी बताना चाहूँगा कि ये केवल एक समय का एक दिन का गतिविधि नहीं था। हर 7 दिन में ये सर्वे हम लोग रिपीट करते थे और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करते थे जिनको इस प्रकार से सिम्टम्स है। इसके अलावा हर मितानिनों के पास जो आशा वर्कर जो गांव में हैं उनके पास भी ये मेडिसिन का किट जो है वो उपलब्ध कराया गया ताकि अगर किसी भी व्यक्ति को बीच में फीवर आता है या फिर किसी को ऐसा इस प्रकार का लगता है ताकि वो तत्काल मितानिनों को संपर्क कर सके, आशा वर्कर को संपर्क कर सके और वो मेडिसिन का किट प्राप्त कर सके। और ये पूरा कार्रवाई जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे पूरे जिले में और अन्य जिलों में भी हुआ है। और जो कंटेनमेंट जोन का बात आपने कहा, कंटेनमेंट जोन में जो लोग रहते थे क्योंकि वो पूर्ण रूप से तालाबंदी थी उस क्षेत्र में, तो उसके लिए हम लोगों ने डेडिकेटेड नगर निगमों के माध्यम से, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के माध्यम से डेडिकेटेड नंबर्स जारी किए गए थे ताकि अगर किसी को राशन की आवश्यकता है, किसी को मेडिसिन की आवश्यकता है या फिर किसी को किसी प्रकार के टेस्ट कराना है तो वो उन नंबर्स के माध्यम से कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को हम लोग सुविधा प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल सर, टेस्टिंग के बारे में ये बताया जा रहा है कि आपके ज़िले में 24 घंटे ये सुविधा है कि अगर कोई टेस्ट करवाना चाहे, और ऐसे टेस्टिंग सेंटर भी वहाँ पर हैं कि अगर कोई टेस्ट कराना चाहे तो किसी भी वक्त करा सकता है, दिन या रात, 24 घंटे के लिए खुले हुए हैं। क्या वाकई ऐसी व्यवस्था है वहाँ पर? यस हम ये व्यवस्था हम लोगों ने पूरे नगरीय क्षेत्र जो 4 हमारे जो नगर निगम है वहाँ पे उपलब्ध कराई है और इसमें हमारे पास ऐसे 10 सेंटर्स है जहाँ पे 24/7 हम लोग जांच की व्यवस्था देते हैं। तो इसके अलावा पूरे जिले में लगभग 60 ऐसे सेंटर्स है जहाँ पे सवेरे 10 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक टेस्टिंग होती है। तो क्योंकि अभी केसेस का लोड भी कम है, परंतु अगर किसी भी इमरजेंसी केसेस सिचुएशन में टेस्टिंग की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास ऐसे 10 सेंटर्स उपलब्ध है। सर, दूसरी लहर की जब शुरुआत हुई थी तो उस वक्त टेस्टिंग में और इस वक्त जो टेस्टिंग हो रही है संख्या में कितनी कमी और कितना अंतर आया है? क्या शुरुआत में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे थे या कम आ रहे थे और इस वक्त अब ज़्यादा आ रहे हैं टेस्टिंग के लिए? क्योंकि रिजल्ट तो सुखद है, पॉजिटिव है। नहीं, मैंने सेकंड वेव की शुरुआत के पहले जिले में लगभग 3000 प्रतिदिन टेस्टिंग हम लोग करते थे और जो हमें जो अपेक्षित टारगेट था वो 2000 का था। उसके तुलना में हम लोग ज़्यादा ही टेस्टिंग हमेशा किए हैं। परंतु जब सेकंड वेव जब आया तो उस समय डेफिनेटली बहुत सारे लोग को इस प्रकार के सिम्टम्स भी आए और इवन बहुत सारे लोगों ने कुछ लोग अप्रेहेंसिव होके भी या फिर पैनिक होके भी टेस्टिंग सेंटर्स पे आने लगे। तो एक समय ऐसा था कि जो 3000 का टेस्टिंग अदरवाइज चलते हैं वो टेस्टिंग का जो आंकड़ा है वो 6000 तक हमारा पहुंच गया था। हम लोग प्रतिदिन लगभग 1 महीना प्रतिदिन हम लोग 6000, 5500 या 6000 के रेंज में हम लोगों ने टेस्टिंग किया है। अभी वो टेस्टिंग का जो फिगर है पुनः 3000 तक आया है। जिसमें हम लोग एक्टिवली भी 2 प्रकार के टेस्टिंग होता है। जो लोग खुद से हमारे पास आते हैं वो टेस्टिंग करते हैं जिसको हम लोग पैसिव टेस्टिंग बोलते हैं, और जो हम लोग सर्वे करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं इन लोगों को हम लोग एक्टिवली टेस्टिंग करते हैं। तो ऐसे दोनों प्रकार के केसेस मिलकर लगभग 3000 लोगों का टेस्टिंग पूरे जिले में आज के तारीख में होता है। बिल्कुल सर, एक सवाल और ध्यान में आ रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारियों का काम दिन रात का है, इसके अलावा डॉक्टर्स का काम जो सेवा कर रहे हैं मरीजों की, उनका काम दिन रात का है। तो किस तरीके से काउंसलिंग की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई, चाहे डॉक्टर्स की बात हो या फिर प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की बात हो? इसमें क्योंकि हम लोग सब लोग शासकीय सेवक है और सबसे महत्वपूर्ण समय किसी भी शासकीय सेवक के लिए इमरजेंसी या फिर डिजास्टर वाली सिचुएशन रहती थी। बिल्कुल। तो ये जो कोरोना काल था ये हम सब लोगों के लिए बहुत बड़ा डिजास्टर और बहुत बड़ा क्राइसिस का समय था जी। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे माध्यम का उपयोग किया, क्योंकि
हम लोग जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर किसी भी डिजास्टर को मैनेज करना है तो टीम का तैयार होना या फिर टीम स्पिरिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने ऐसे पाया कि कुछ लोग इसमें जैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन, जैसे मैक्सिमम जो लोग हैं वो एक मोटिवेटेड थे, वो शुरुआत से ही मोटिवेटेड थे, वो समझते थे चीज़ों को। तो वो हम लोग एक सामंजस्य बना के, एक टीम बना के इस पूरे क्राइसिस में काम किए हैं। इसमें इवन बहुत सारे लोगों को कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस थी, बहुत सारे लोग इस पूरे क्राइसिस के टाइम में कुछ लोग, हमारे डॉक्टर्स, कुछ नर्सेस पॉजिटिव्स भी आए, उनके किसके परिवार में भी डेथ हो गया, लेकिन फिर भी लोग टर्न अप हुए, फिर भी लोगों ने सेवाएं दी। तो ये एक बहुत जो हम लोग सोशल सर्विस या फिर जो हम लोग कॉल फॉर द ड्यूटी जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे पास है। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि आज रफ्तार पर काफ़ी हद तक काबू आपने पाया। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को। तो कोरोना से लड़ाई अभी भी हमारी जारी है, ये जंग अभी भी हमारी जारी है, और इस जंग को हम तभी जीतेंगे जब एक साथ कोरोना के नियमों का पालन करते रहेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।